नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 का काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है ये, ठीक है। और आरओ के लिए और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए ये समझिए कि रामबाण है, ठीक है। तो ये पीडीएफ जो है 4-5 पेज की है, बिल्कुल एकदम मतलब आप ये कह सकते हैं कॉम्पैक्ट समरी है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और इसको 4 बार 5 बार अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाइएगा। तो 24-25 का ये बजट है। 5 फरवरी 2024 को ये पेश हुआ, किसके द्वारा? जो कि वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा, ठीक है। अगर आप बजट का पूरा आकार देखेंगे तो ये 7,36,437.71 करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 7.36 लाख करोड़ का बजट है। देखिए, आप डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पीसीएस में आरओ में मतलब पूरा ये डिजिट ही पूछ रखा कि कितने का बजट था। तो आप बिल्कुल कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते, सब कुछ एकदम रट के जाना है, ठीक है। तो ये पूरा बजट था। और इसमें अगर कुल व्यय देखें आप, तो राजस्व लेखा का जो व्यय था वो था 5,32,655.33 करोड़। और पूंजीगत लेखा का जो व्यय था वो 2,03,782.38 करोड़ रुपए। क्लियर? इसके बाद अगर आप देखें कि इस बार 2024-25 में जो नई योजनाएं शुरू की गई, तो जो नई योजनाएं शुरू की गई वो कितने करोड़ रुपए की? तो वो शुरू की गई 24,863.57 करोड़ रुपए की, ठीक है। पिछले वर्ष से अगर आप कंपेयर करें 2023-24 की अपेक्षा, तो 2023-24 में कितना था? 32,731.96 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इस बार जो नई योजनाएं हैं वो पहले की अपेक्षा कुछ कम उनमें धन का आवंटन हुआ है। इसके बाद अगर आप बजट का आकार देखें उत्तर प्रदेश का, 2018-19 में आप देख रहे हैं 4,28,385 करोड़ रुपए का है। 21-22 में अगर देखें तो 5,50,271 करोड़ रुपए का है। 2022-23 में अगर आप देखें तो 6,15,519 करोड़ रुपए का बजट है। 2023-24 में अगर आप देखेंगे तो 6,90,242 करोड़ रुपए का बजट है। और अभी अगर देखें 2024-25 में तो 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है। यानी 7,36,437.71 करोड़ रुपए का बजट है। लास्ट ईयर की अपेक्षा अगर आप यहाँ पे वृद्धि देखें कि कितने की हुई, तो वो 6.7% की वृद्धि हुई है 2023-24 की अपेक्षा 2024-25 में, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी हैं। तो ये पूंजीगत परिव्यय है, जो कि कैपिटल आउटले जिसको कहते हैं, इसमें वृद्धि कितनी हुई? तो 6.19% की। रेवेन्यू सरप्लस जो है जीएसडीपी के परसेंटेज में, तो 2.97 का परसेंटेज का इसमें वृद्धि हुआ है, ठीक है। और अगर फिजिकल डेफिसिट आप देखें तो 3.46% की मतलब जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3.46% है। एफआरबीएम ने एक जो अपना डेटा रखा था 3.5% का, उससे ये कम ही है। इसके बाद अगर आप ऋण देखें तो वो है 8.17 लाख करोड़ रुपए, जो कि है 32.7% के आसपास, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब रेवेन्यू सरप्लस को हिंदी में कहते हैं राजस्व अधिक, और फिजिकल डेफिसिट को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है। ये सारी चीजें आपने बजट में कर रखी होंगी। इसके बाद कुछ नई योजनाएं हैं। तो कौन कौन सी नई योजनाएं लागू हुई हैं, तो ये कैटेगरी वाइज डेटा है अलग अलग। तो इसमें सबसे पहले युवा रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण, इस मामले में कौन कौन सी योजनाएं जो हुई हैं वो, तो सबसे पहला इसमें रोजगार प्रोत्साहन कोष की स्थापना करने की बात इसमें की गई है। यानी जो घरेलू और जो विदेशों में रोजगार के अवसर युवाओं के लिए होते हैं, तो उसमें युवाओं के मतलब क्षमता निर्माण का, प्रशिक्षण का, ये सारी चीज़ों के लिए रोजगार प्रोत्साहन कोष की स्थापना करी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी की स्थापना होगी। और उसके बाद 2 मेगा जो होंगे वो गवर्नमेंट आईटीआई की स्थापना होंगी, और बाकी 69 आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। डेटा बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जैक्ट डेटा पूछा जाता है। इसके बाद स्पोर्ट्स साइंस और इंजरी सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये स्पोर्ट है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है स्पोर्ट्स साइंस और इंजरी सेंटर की स्थापना की जाएगी। सीएम जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में जो राशि पहले दी जाती थी 15,000 रुपये, उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया? 25,000 रुपये। और उसके बाद फिर वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का भी गठन किया जाएगा, ठीक है। तो ये युवा रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण के मामले में ये पर्टिकुलर कुछ जो प्लान्स हैं। इसके बाद अवसंरचना विकास और औद्योगिकरण के मामले में बीडा की स्थापना की मतलब बीडा का गठन किया जाएगा, जिसको कहते हैं बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका गठन किया जाएगा। और जो फॉर्च्यून 500 की कंपनियां होती हैं उनके लिए एफडीआई की जो नीति है वो 2023 की लाई गई है। और उसके बाद सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2023 लाई गई, ये अवसंरचना विकास के लिए है। इसके बाद अनुसंधान और नवरचना के लिए, तो इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एआई और एमएल के अत्याधुनिक जो मतलब तकनीकी होंगे उनका उपयोग किया जाएगा। एआई सेंटर और उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया उसके लिए सांख्यिकीय प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण होगा। ऑनलाइन डेटा स्टोरेज और क्लाउड स्टोरेज, इन सारी चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। आईआईटी कानपुर में एक हॉस्पिटल बन रहा है, उसका नाम है स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना की जाएगी और ये 500 बेड वाला होगा। इसके बाद पर्यटन और संस्कृति में, तो इसमें अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य और विंध्यवासिनी धाम और देवी पाटन और नॉर्थ कॉरिडोर जो कि बरेली में है, सारे नाम याद रखिएगा। इसमें थीम आधारित अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। और कुंभ संग्रहालय का गठन कहाँ किया जाएगा, स्थापना कहाँ की जाएगी, तो वो प्रयागराज में की जाएगी। इसके बाद एग्रीकल्चर और जो उससे रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनके बारे में देखें तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना और राज्य कृषि विकास योजना, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब और कृषि पर्यटन केंद्र की स्थापना, ये सारी चीज़ें कृषि और संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत की जाएंगी। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और कि प्रमुख विभागों में जो धन का आवंटन है, कौन कौन से कितने कितने हुए हैं, बिल्कुल डेटा आप 3 बार 4 बार रिवाइज करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा इसमें कि क्या, अगर मान लिया प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा लोगे। और यहाँ पे खैर मुझे ये करना चाहिए था, इसको एक क्रोनोलॉजी में आप सेटअप कर लीजिएगा, मतलब सबसे कम लिखिएगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा, उसके बाद सबसे ज़्यादा, तो चीज़ों को थोड़ा आसान मतलब याद करने में आसानी रहती है। तो प्राथमिक शिक्षा में 76,035 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया। ऊर्जा क्षेत्र में 57,071 करोड़ रुपए का। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में 27,086 करोड़ रुपए का। नगर विकास में 25,698 करोड़ का। ग्रामीण विकास में 25,409 करोड़ का। नमामि गंगे ग्रामीण जल आपूर्ति में 25,110 करोड़ का। पंचायती राज में 21,197 करोड़ रुपए का। भारी और मध्यम उद्योग में कितना, 21,054 करोड़ रुपए का। ये जो प्रमुख विभाग हैं इनको आवंटन किया गया है। अभी हम देखते हैं जो प्रमुख योजनाएं हैं उनमें कितना कितना आवंटन किया गया है। तो सर्व शिक्षा अभियान में 21,310 करोड़ रुपए का। जल जीवन मिशन में 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, धन आवंटन किया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 3695 करोड़ रुपए का धन आवंटन किया गया है। ऐसे ही पीएम आवास योजना, अब पीएम आवास योजना क्या होती है, दोनों होती है, शहरी और ग्रामीण। तो शहरी में 3948 करोड़ रुपए और ग्रामीण में 2441 करोड़ रुपए। कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग रखिएगा। ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन, तो शहरी और ग्रामीण, शहरी में 2708 करोड़ रुपए और ग्रामीण में 4867 करोड़ रुपए। इसके बाद समेकित बाल विकास योजना में 5129 करोड़ रुपए। पेंशन सामाजिक क्षेत्र के लिए 12,620 करोड़ रुपए। मनरेगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, तो मनरेगा के लिए 50-100-60, आप 50-60 ऐसे सिंपल याद कर सकते हैं। कितना धन आवंटन किया गया, तो 50-60 करोड़ रुपए का, ठीक है। यानी इसको पढ़ा जाएगा 5,060 करोड़ रुपए, लेकिन मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। पीएम ग्राम सड़क योजना 3668 करोड़ रुपए और अमृत 2.0 के लिए 4500 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं थी जिनमें कितना कितना धन आवंटन किया गया वो था, और यहाँ पे जो प्रमुख विभाग है उनको कितना कितना धन आवंटन किया गया है वो था, ठीक है। इसके बाद भारत में स्थान, जो मतलब उत्तर प्रदेश का जो स्थान रहा है, प्रथम किस किस योजना में रहा है, द्वितीय किस किस योजना में रहा है, तो प्रथम जो रहा है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, प्रधानमंत्री जनधन योजना में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में। इन सारे योजनाओं में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम रहा है ऑल ओवर इंडिया में। सेकंड पोजीशन की बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या रहा है, द्वितीय रहा है। और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर परफॉर्मेंस रैंकिंग होती है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा रहा है। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर इंडेक्सेस हैं, तो निर्यात तत्परता सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स, तो ये 2019 में उत्तर प्रदेश की रैंक 11 रही और 2022 में उत्तर प्रदेश की रैंक 7 रही है, 11 है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें टॉप स्टेट कौन रहा, तो एक नंबर पे तमिलनाडु रहा और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र रहा, 7वें नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा। ऐसे ही वस्तुगत निर्यात में देखें 2019 में 11वीं रैंक रही उत्तर प्रदेश की और 2022 में 7वीं रैंक रही उत्तर प्रदेश की। इसके बाद लीड्स इंडेक्स द लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स में 2019 में 13 रैंक और 2022 में 6 रैंक, ये उत्तर प्रदेश की रैंकिंग रही। तो 2019 से कंपेयर किया गया है इसको। देखिए 2022 मतलब ये लेटेस्ट डेटा है,
अभी तक का आया नहीं, तो ये 2022 यहाँ पे ये लेटेस्ट है। इसके बाद है सामाजिक आर्थिक परिणाम। इसमें सबसे पहला है महिला श्रम शक्ति की भागीदारी 2018 में कितनी रही, 14.2%, और 2023 में बढ़ के होगी 32.1%। नल से पेयजल आपूर्ति का विस्तार मामले में 2017 में रहा 2% और 2023 में बढ़ के हो गया 72.07%। उसके बाद PMAY योजना जो आवास योजना है, उसमें 2017 में 5.68 लाख घर बने और 2023 में 47.82 लाख घर बने। मेडिकल कॉलेजों की संख्या उत्तर प्रदेश में 2017 में 17 थी और 2023 में बढ़ के कितनी हो गई, 73 हो गई। एक्सप्रेस वे की लंबाई किलोमीटर में 2017 में 491 किलोमीटर थी और 2022 में बढ़ के 1314 किलोमीटर हो गई। एयरपोर्ट की संख्या, तो 2017 में तो 4 एयरपोर्ट थे, लेकिन 2022 में बढ़ के कितने एयरपोर्ट हो गए, 19 एयरपोर्ट हो गए। मेट्रो रेल स्टेशन की लंबाई किलोमीटर में, तो 2017 में 9.3 किलोमीटर थी 2 शहरों में केवल, और 2023 में 108.4 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन की लंबाई हो गई, जो कि 5 शहरों में। कौन कौन शहर है वो, लखनऊ है, गाजियाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा और कानपुर है। इसके बाद विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा की अवस्थापना, तो 2017 में 23,662 मेगावाट उत्पादन और 2023 में 29,912 मेगावाट का उत्पादन। ठीक है, तो ये जो विद्युत ऊर्जा है उसकी अवस्थापना है। इसके बाद पर्टिकुलर हम कुछ देखते हैं कि जो राजकोषीय घाटा है और सारी चीज़ें हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो सकल घरेलू उत्पाद के मामले में जो प्रमुख संकेतक हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जो राजकोषीय घाटा यानी जो फिजिकल डेफिसिट रहा 2024-25 में 3.46%, 25-26 में रहने की आशा है 2.97% और 2026-27 में रहने की आशा है 2.75%। कुल उधार और दायित्व, तो 2024-25 में 32.7% और आगे 25-26 में रहने की उम्मीद है 31.6% और 26-27 में रहने की उम्मीद है 30.7%। अगर आप राजस्व बचत देखें तो 3% रहा 24-25 में, 3.3% उम्मीद है 2025-26 में होगा और 2026-27 में 3.6% के आसपास लक्ष्य है। कर राजस्व तो 10.8% रहा 2024-25 में, 25-26 में उम्मीद है 10.7% होगा और 26-27 में ये 10.7% होगा। करेत्तर राजस्व 1% 2024-25 में, 0.9% 2025-26 में होने की उम्मीद है और 26-27 में ये 0.9% होने की उम्मीद है। अगले 3 मतलब 2 वर्षों का एक अनुमान लगाया गया है। इसके बाद जो एक डेटा होता है बजट का कि रुपया आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ से है। तो रुपया जो आता है टॉप 3 हम देख लेते हैं। तो राज्य का अपना जो कर राजस्व है वहां से आता है 37.1%। केंद्रीय कर का जो अंतरण होता है वो 30% का, और सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां होती हैं कितनी, वो होती हैं 15.3%। तो टॉप 3 हम देख लेते हैं। और इसके बाद रुपया जाता कहाँ है, तो टॉप 3 ये भी देखते हैं। तो पूंजीगत व्यय में जाता है 21%, वेतन सरकारी कर्मचारी में जाता है 12.8% और अन्य जो व्यय हैं उसमें जाता है 12.7%, और पेंशन और वेतन सहायता प्राप्त संस्थान के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देने में 11.7% जाता है। तो ये महत्वपूर्ण डेटा था उत्तर प्रदेश बजट से रिलेटेड। बिल्कुल इसको रट जाइएगा, इसकी पीडीएफ को 3 बार 4 बार अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा। ठीक है, और बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल अभी तक जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।